38 साल के अमन का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। वह आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसके सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सौगात है। इस रात को उसने अपने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ है तो उसकी पत्नी ही, और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन की शादी हुई थी तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो इसमें इसे किसी ने बहन के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया गवाह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर हर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अमन ने सौगात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और सीरियल्स में देखा था उसके ठीक विपरीत मंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अमन को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर मंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि तो उससे भी ज़्यादा मंजू उतावली हो रही है। रात में अमन तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज मंजू ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बात साहत फीकी थी। सुबह अमन ने बेफिक्री से सोती हुई मंजू को नज़र भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था, उसमें कदकाठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात को जो खास बात हुई थी उसे याद करके अमन मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मंजू जैसी भी थी, अमन से तो 21 ही थी। अमन का गहरा सांवला रंग, मुटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अमन के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अमन की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी के शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए। चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। अमन की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अमन के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन अमन की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें मंजू के बारे में बताया और अमन से उसकी शादी करवाने के एवरेज में 20,000 रुपये की मांग की। अमन अपनी माँ और बुआ के साथ मंजू से मिलने उस घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की मंजू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। मंजू की 2 बड़ी बहनें भी उसमें से ही उसी की तरह ही खरीदी गई थीं।
25 साल की युवा मंजू उम्र में अमन से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही अमन हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, मंजू को देखने के बाद अमन ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा अमन का परिवार ही उठाएगा और साथ ही मंजू के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपए एडवांस देकर अमन और मंजू की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4 जने जाकर मंजू को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मंजू उसकी पत्नी बन गई। मंजू निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए अमन के घर में ठाट बाट देख कर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर मंजू को इसका कोई ना तो कोई अफसोस था और न ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं थे। अगर मैं अमन के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंजू ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंदई संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो या धन की हो या फिर शरीर की हो, यदि मैं अमन को भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर मंजू खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान में मुताबिक मंजू रोज दिन में 2 बार अमन को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर अमन को उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह अमन को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से अमन को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी ज़िंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है और हर रात वह अमन को अपने पूरे क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी अमन को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण अमन उसे बच्ची ही समझता था और उसे उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो अमन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अतिसाधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो अमन हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर मंजू ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि अमन ही उसकी सारी दुनिया है। मंजू के साथ और प्यार से अमन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। मंजू को पाकर अमन ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज़ भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन मंजू की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थीं। रात में मंजू ने अमन की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना।
तो माँ से ले लो ना, अमन ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से, कहते हुए मंजू ने अमन के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूँगा। अमन ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर मंजू को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। मंजू 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही अमन को उसकी याद सताने लगी। मंजू की सेहत भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देतीं। उसने अगले ही दिन मंजू का तत्काल टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। मंजू भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद अमन की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब मंजू हर महीने अमन से 10-15 हज़ार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। मंजू ने अमन से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। मंजू के प्यार का नशा अमन के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था, सैयां भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में मंजू का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख अमन की मां को न चाहते हुए भी तिजोरियों की चाबियों को बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। अमन की मां उसे कुछ नहीं कह पाती थीं, क्योंकि मंजू ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने अमन से शादी करके अमन सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो, एक दिन मंजू ने अमन से बड़े ही अपनेपन से कहा। अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरे हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। अमन ने प्यार से मंजू को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कोई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। मंजू ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा। मेरी जान, मेरे तन मन और धन सब की मालकिन तुम ही हो, अमन ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। और फिर एक दिन वकील और सीए को बुला कर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में मंजू को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां मंजू ने अमन के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद मंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने अमन की रातों की नींद उड़ा दी। अमन को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह मंजू को शारीरिक ज़रूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह मंजू की हर भौतिक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। अमन आंख बंद करके मंजू की हर बात मानने लगा था। मंजू बेशक अमन की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अमन को ही बनाया था। वह इस बात के लिए कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अमन कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। मंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। मंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को पास बुला लिया। इसी बीच अमन की मां चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मंजू ने अपने माँ, पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल अमन के घर आया
जिसने मंजू से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। मंजू ने फुंकारते हुए कहा, खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने मंजू पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी। मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अमन के रूप में सिर पर छत दी है और पाँवों में ज़मीन भी है। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अमन को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। धन्यवाद। मंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा अमन मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।